आप अपने ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी की विरासत को बचाने आई हैं कि चतरा के जनता के विकास के लिए आई हैं? देखिए, मेनली मैं चतरा की जनता के विकास के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता के बाद यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है जो चतरा के विकास के लिए काम करेगा, तो मुझे ये मोर्चा उठाना पड़ा। उनके ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी के बारे में बात करें तो वो श्रम मंत्री रहे। राज्य में मुख्यमंत्री तो बदलते रहे, लेकिन जो भोक्ता जी लगातार मंत्री रहे। तो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उस लेवल पे काम नहीं हो पाया है जिस लेवल पर मंत्री जी को काम करना चाहिएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो श्रम मंत्री आपने कहा, इसका एक्चुअल में काम है ना, उन्हीं के कार्यकाल में लोगों को पता चला है कि श्रम विभाग का काम होता क्या है। इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे कि श्रम विभाग का काम क्या है, श्रम विभाग में क्या होता है। पर जब कोरोना आया हमारे देश में, तब सबको पता चला कि श्रम विभाग का क्या काम है, और बहुत ही बखूबी से ये किया गया है। जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे समझ पाएंगे कि आपकी भी वाइफ होगी, आपने भी शादी किया होगा, वो दूसरे जिले की होगी, तो क्या जब वो आपके जिले में आई तब भी वो दूसरे जिले की कहलाई या आपके जिले की कहलाएगी? मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से एक बड़ा समूह नाराज है, तो कैसे चुनाव जीतिएगा मैडम? देखिए, मैं नई हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ। राजनीति में मैंने कदम रखा है नया, इस बात को भी मैं मानती हूँ। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, नया कदम रखना हो या पुराना कदम रखना हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितने कहिए डेडिकेटेड हैं अपने जनता को लेकर के, उनके काम को लेकर के। कोई अलग धर्म, कोई अलग जाति नहीं होनी चाहिए। आप अगर जाति पाति कर रहे हैं, इसका मतलब आप कभी एक अच्छे नेता थे ही नहीं। आप कभी अपने क्षेत्र के अच्छे के लिए सोचे ही नहीं। आप हमेशा अपने मन में रखे होंगे कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस समुदाय का है। मैं ये नहीं मानती हूँ, और इसका सबूत मैंने शादी करके दिया है। चतरा विधानसभा की जनता के लिए आपका विजन क्या है? अगर चुनाव जीतती है तो क्या करेंगी? देखिए, चतरा विधानसभा के लिए जो मेरा विज़न है बहुत क्लियर है। नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नई सोच के साथ कैसे एक क्षेत्र का विकास किया जाए, उस पर मैं ध्यान दूंगी। मैडम, बात किया जाए तो ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ता भोक्ता जी के जो साथ घूमते हैं वो आप लोग से नाराज हैं। उनको मनाइएगा कि चुनाव बाद मनाइएगा? नहीं, देखिए, परिवार है, हम एक संगठन के सदस्य हैं, कहिए संगठन हमारा परिवार है, और जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत तो खटपट होता ही है। ये चुनाव अभी आया है, अभी लोगों को पता चला है कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, और अभी लोगों को पता चला है कि मैं घूम रही हूँ। पर मैं जब प्रत्याशी नहीं भी थी तब भी मैं लोगों के साथ जाती थी, मिलती थी, बैठती थी, किसी के घर चली गई, किसी के गांव चली गई, लोग आते थे, खासकर महिलाएं आती थी, सुनती थी, बात करती थी। तो उस टाइम भी मैं डायरेक्ट थी, आज भी मैं डायरेक्ट हूँ, और कल भी मैं डायरेक्ट ही रहूँगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी महकमे में गजब का तूफान मचा हुआ है। नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना भी अभी तक लगा हुआ है। दूसरी तरफ देखिएगा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तेज हो गया है, और हमारी चुनावी यात्रा अभी चतरा विधानसभा में है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रश्मि प्रकाश जी हैं, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं चतरा विधानसभा सीट से, और सत्यानंद भोक्ता जी की बहू हैं। तो मैडम से बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले रश्मि जी, आपको झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार, और आपके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी मेरा जोहार। सबसे पहला सवाल ये रहेगा मैम कि आप अपने ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी की विरासत को बचाने आई हैं कि चतरा के जनता के विकास के लिए आई हैं? देखिए, मेनली मैं चतरा की जनता की विकास के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता के बाद यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है जो चतरा के विकास के लिए काम करेगा, तो मुझे ये मोर्चा उठाना पड़ा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं लगातार आप पर हमलावर हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है इस विधानसभा के मतदाता भी नहीं है, शायद जमुआ विधानसभा के मतदाता हैं, शादी करके लाया गया है सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बोल रहे हैं कि मैं मतदाता नहीं हूँ, सबसे पहले उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ी जानकारी लेकर के, थोड़ा संविधान को पढ़ के, कहिए चुनाव आयोग के नियमों को पढ़ करके आएँ, क्योंकि वैसे ही बिना पढ़े लिखे लोगों के वजह से हमारा क्षेत्र बहुत पीछे रहा है, और अभी भी ऐसे ही लोग आ रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगी कि ये विधानसभा का चुनाव है, और मैं झारखंड विधानसभा का चुनाव में आप कह सकते हैं कि जो राज्य है वो राज्य के किसी भी कोने से कोई भी कहीं पे भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं झारखंड प्रदेश की ही हूँ। मैं गिरिडीह से हूँ, क्योंकि मेरी शादी चतरा में हुई है। तो अब बताइए कि कोई भी लड़की, जब आप जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे समझ पाएंगे कि आपकी भी वाइफ होगी, आपने भी शादी किया होगा, वो दूसरे ज़िले की होगी, तो क्या जब वो आपके ज़िले में आई तब भी वो दूसरे ज़िले की कहलाई या आपके ज़िले की कहलाएगी? क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर परिवार
उसका सारा जो भी उसके परिवार जहाँ रह रहे थे वो उसका कहलाता है। और मैं भी शादी करके चतरा आई हूँ, तो मैं भी अब चतरा की ही हूँ, चतरा ही मेरा परिवार है, चतरा में मेरे सारे परिवार रहते हैं। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि मैं वोटर नहीं हूँ, मैं किसी और विधानसभा की हूँ। भाई मैं झारखंड की हूँ और झारखंड में ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा ये ससुराल है चतरा, तो मैं यहाँ की निवासी हुई। जी। एक और सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि आप राजनीति में नई नई आई है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से एक बड़ा समूह नाराज है, तो कैसे चुनाव जीतिएगा मैडम? देखिए, मैं नई हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ। राजनीति में मैंने कदम रखा है नया, इस बात को भी मैं मानती हूँ। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, नया कदम रखना हो या पुराना कदम रखना हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितने कहिए डेडिकेटेड हैं अपने जनता को लेकर के, उनके काम को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के। और मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, आज से नहीं, पिछले 1-1.5 साल 2 साल से मैं इस क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पिताजी करंट विधायक हैं। तो हम लोग पूरे परिवार जनता की सेवा में लगे रहते हैं, और इसी कारण से मैं भी सेवा में लगातार लगी हुई थी। और रही बात कि नई हूँ, तो नई से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, अभी कहिए कि युवाओं का दौर चला हुआ है और बहुत युवाएं राजनीति में अब अपना कदम रख रहे हैं, तो सब नए हैं, लेकिन जो भी नए लोग आए हैं दमदार लोग आए हैं। तो फिर आप जो आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल मुकाबले करने के लिए तैयार, क्यों मैं मुकाबले में उतर चुकी हूँ और मुकाबला कर रही हूँ। अच्छा, चतरा विधानसभा की जनता के लिए आपका विजन क्या है? अगर चुनाव जीतती हैं तो क्या करेंगी? देखिए, चतरा विधानसभा के लिए जो मेरा विज़न है बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ज़िला रहा है, सब इससे अवगत हैं, और इसको बहुत सुधारा भी गया है। इसे कहिए कि विकास की ओर ले जाने का जो प्रयास है ये शुरू हो चुका है। मेरे पिताजी के द्वारा बहुत क्षेत्र में काम हुआ है। बस मेरा विज़न ये है कि जो काम शुरू हुआ है उसे पूरा करना है और नई चीज़ों को जोड़ना है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, युवा पीढ़ी से आती हूँ, तो मेरी सोच भी कहिए कि नई है। नई नई सोच को कैसे धरातल पे उतारा जाए, नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नई सोच के साथ कैसे एक क्षेत्र का विकास किया जाए, उस पे मैं ध्यान दूंगी। और ख़ासकर ज़िला पिछड़ा रहा है, और ख़ास करके इस ज़िले की महिलाएं बहुत पिछड़ी भी रही हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए कोई महिला नेता यहाँ पे नहीं थी। आज तक कभी कोई विधायिका, कोई महिला विधायक नहीं रही है। तो उनका भी मुझे, उनको कहिए समाज में एक बराबरी का सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने का मुझे काम करना है, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। स्वास्थ्य का देखिए हमारे क्षेत्र में अच्छा हो रहा है, बस मेरा ये है कि स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स तो बन गए, पर महिलाओं के लिए सुविधा उसमें मुहैया कराना है कि फ़ीमेल डॉक्टर्स हो गई, फ़ीमेल नर्सेज हो गई, उनको मुझे हॉस्पिटल में लाना है ताकि महिलाओं को सुविधा हो। और रोज़गार की तरफ भी मुझे काम करना है, क्योंकि पलायन हमारे क्षेत्र की एक वन ऑफ द कहिए कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जिसे भी हमें फिक्स करना है, तो उसके लिए भी मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। जैसे आपके ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी के बारे में बात करें तो वो श्रम मंत्री रहे, राज्य में मुख्यमंत्री तो बदलते रहे, लेकिन जो भोक्ता जी लगातार मंत्री रहे। तो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उस लेवल पे काम नहीं हो पाया है जिस लेवल पर मंत्री जी को काम करना चाहिएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो श्रम मंत्री आपने कहा, इसका एक्चुअल में काम है ना, उन्हीं के कार्यकाल में लोगों को पता चला है कि श्रम विभाग का काम होता क्या है। इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे कि श्रम विभाग का काम क्या है, श्रम विभाग में क्या होता है। पर जब कोरोना आया हमारे देश में, तब सबको पता चला कि श्रम विभाग का क्या काम है, और बहुत ही बखूबी से ये किया गया है। आप देखेंगे कि बहुत हमारे झारखंड के मजदूर भाई लोग बहुत अलग अलग देश के कोनों में फंसे हुए थे, इवन आप कहिए कि देश के बाहर भी फंसे हुए थे, उन सबको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का काम श्रम विभाग ने ही किया है, और कई भी काम हुए हैं। देखिए क्या होता है कि काम ऐसा है ना कि ये आप क्षेत्र घूमेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, अभी भी जानकारी नहीं है। उनको बस पता चला कि सरकार ने हमारे परिजन को घर ले आया, पर किस माध्यम से लाया, किस विभाग से लाया, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते होंगे। बट जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लगातार कहिए कि न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी है।
जी नहीं, इस पे मैं एक तमाम झारखंड वासियों को एक बात कहना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने एक खबर चलाया था, एक दुमका के जामा विधानसभा के एक आदिवासी शख्स थे, वो जो है चेन्नई में जाके फंस गए थे। हम लोगों ने उनका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्विटर पे डाला, तो भोक्ता जी की टीम ने उस पर संज्ञान लिया और उसको 4 दिन के अंदर ही वहाँ से बुलाया गया था। ये अभी भी प्रमाण है, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस शख्स के पास गए, बातचीत किए, तो उसको सही सलामत यहाँ पर लाया गया था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लगातार इस पर संज्ञान लिया जाता था। मैडम, बात किया जाए तो ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ता भोक्ता जी के जो साथ घूमते हैं वो आप लोग से नाराज हैं, उनको मनाइएगा कि चुनाव बाद मनाइएगा? नहीं नहीं, देखिए परिवार है, हम एक संगठन के सदस्य हैं, कहिए संगठन हमारा परिवार है, और जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत तो खटपट होता ही है, और परिवार के सदस्य एक दूसरे से रूठते मनाते रहते ही हैं लोग, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा रोज़ कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ जो जनसैलाब चलता है हमारे कार्यकर्ताओं का, उससे पता चलता है कि जो भी चीज़ें थी वो ठीक हो रही हैं, कार्यकर्ता हमसे खुश है, हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अच्छा, महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आपका क्या विज़न है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो झारखंड की जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चियां होती हैं 10वीं पढ़ने के बाद वो किसी कारणवश अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाती हैं, छोड़ देती हैं बीच में, उनकी बहुत ही जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती है, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए ये जो शादी की बात है, तो अब हम लोग बहुत हद तक लोगों को जागरूक करने में कहिए कि सफल भी रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही है। पहले ये होता था कि माँ बाप इस वजह से शादी कर देते थे कि हम रखेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे, उसके रोज़ के खर्चे उठाएंगे कैसे, तो कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन अब सरकार के माध्यम से भी और कहिए कि हमारे जैसे जन प्रतिनिधि, समाज सेवी और बहुत सारे एनजीओज़ लगे हुए हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। और अब बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उस पर भी हमारा ध्यान है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में या पूरे भी कहीं पे भी ये जो कम उम्र में शादी करने का, बाल विवाह करने जैसी कोई समस्या थी, उसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर सके। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे झारखंड में बच्चियों के लिए खासकर बहुत योजनाएं चलाई जा रही है। आप देखेंगे कि किशोरी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले जो योजना है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कि कोई उनमें पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसके लिए उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना रही थी और वो सफल भी रही है। बहुत बच्चियों का इसका लाभ मिल रहा है, लगातार लाभ मिल रहा है। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया, जिससे हमारी बहनों से लेकर माताओं तक सबको कहिए लाभ मिल रहा है। 18 साल की बच्चियां जो कॉलेज जा रही थी खासकर, तो उनको कहिए कि एक पॉकेट मनी के रूप में उनके भाई ने उनको दिया है हर महीने अपना जाना आना, कॉलेज, कॉपी किताब, छोटी मोटी खर्चे जो उनको दिक्कतों का करना पड़ता था सामना, अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता था या कुछ भी, तो वो ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे बहुत खुश हैं हमारी माताएं बहनें, बहुत खुश हैं सरकार से कि उनके लिए इतना एक कहिए कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और रही बात महिलाओं की, जैसा आपने कहा कि मैं एक महिला हूं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे क्षेत्र की बात है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल चतरा विधानसभा के लिए प्रत्याशी हूं, तो यहाँ के क्षेत्र के लिए मेरा विज़न वही है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी रह गई थी, तो उनको आगे लाना है, समाज में एक बराबरी का दर्जा दिलाना है। अभी राजनीति में भी आप देखेंगे कि पहले वो इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि उनको मतलब नहीं रहता था कोई भी विधायक बने, कोई भी नेता बने, उनसे उनको ज़्यादा कोई लेना देना या कोई कहिए कि नफ़ा मुनाफा, ऐसा घाट लाभा ऐसा होता ना कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई घाटा नहीं है वैसा। लेकिन अब की आप देखेंगे, जब से विधानसभा में ये चर्चा हुई है कि पहली बार कोई महिला प्रत्याशी आई है, उम्मीदवार आई है, तब उनमें भी अंदर से एक आ गया है कि नहीं, हमारे लिए महिला आई है तो हमारा कर्तव्य है कि महिला को आगे लेके जाएं, इनको सहयोग करें, सपोर्ट करें, और एक कहिए कि हम अपने नेतृत्व के लिए हमारी विधायिका के रूप में उन्हें लाएं। और बहुत खुश हैं महिलाएं कि वो अब सोच रही हैं कि अब हम भी अपनी समस्याओं को किसी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभी से पहले उनको सुनने वाला ऐसा कोई सुनने वाला था, पर वो सुनाने में सहज महसूस नहीं करती थी। पुरुषों के पास वैसे भी गाँव की महिलाएँ थोड़ी सी होती हैं कि पुरुषों के सामने बहुत खुल के नहीं बोल सकती हैं, एक शर्म रहता है उनके अंदर,
पर अब मैं जाती हूँ तो आप देखेंगे कि महिलाएं मेरे गले लगती हैं, मुझे अब अपनी समस्याओं से अवगत कराती हैं, मेरे पास बैठती हैं, हाथ पकड़ के मेरे मतलब मुझे पूरा गांव घुमाती हैं। तो ये परिवर्तन आ रहा है, अभी से ही आ रहा है, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल ज़रूर होंगी। एक अंतिम सवाल ये है रश्मि जी कि हम लोग देखिए ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, भोकाल टीवी की यही खासियत है, तो हम लोग आज पूरे सुबह से ही चतरा विधानसभा के अलग अलग जगह पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए। लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जी तो काम किए, लेकिन लोगों का जो इंटरेक्शन होता है ना एक दूसरे के साथ, जैसे आम जनमानस का एक अपने विधायक के साथ, वो कहीं ना कहीं थम गया, बिचौलिए बीच में आ गए। तो क्या रश्मि प्रकाश जी अगर चुनाव जीतती हैं तो फिर बिचौलिए के सहारे आगे काम करेंगी कि जो है लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाएंगी? नहीं नहीं, बिचौलियों वाला सीन मेरे साथ तो ऐसा नहीं लोग रहेगा। कह रहे हैं, इसीलिए हाँ, मैं बोल रहा नहीं, मेरे साथ मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ तो नहीं रहेगा। जो भी हुआ होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है, लोगों का ये कहना है, तो उनके लिए ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ों से आपको कष्ट हुई है, उनका मैं पूरा ध्यान रखूँगी, और मैं हमेशा अपनी जनता से डायरेक्ट मिलूँगी। अभी भी मैं डायरेक्ट ही मिलती हूँ, उन तक मैं जाती हूँ। देखिए, चुनाव अभी आया है, अभी लोगों को पता चला है कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, और अभी लोगों को पता चला है कि मैं घूम रही हूँ। पर मैं जब प्रत्याशी नहीं भी थी, तब भी मैं लोगों के साथ जाती थी, मिलती थी, बैठती थी, किसी के घर चली गई, किसी के गांव चली गई, लोग आते थे, खासकर महिलाएं आती थी, सुनती थी, बात करती थी। तो उस टाइम भी मैं डायरेक्ट थी, आज भी मैं डायरेक्ट हूँ, और कल भी मैं डायरेक्ट ही रहूँगी। एक अंतिम सवाल एक और पूछ लूँगा, क्योंकि लगातार आप पर इतने हमले हो रहे हैं ना, जुबानी हमले हो रहे हैं, तो उस जुबानी हमले को मैं आप तक रख ही देता हूँ। जनार्दन पासवान जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, लगातार इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि अगर कि भोक्ता जी, यहाँ तक भोक्ता जी के बारे में कि वो खुद शादी करने के लिए तैयार थे, कि क्योंकि 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तब भोक्ता समूह जो समाज था वो एससी था, लेकिन अभी जो है ये पता चला कि जो है भोक्ता समाज जो एसटी कम्युनिटी में जो है शामिल हो गया है। तो क्योंकि चुनाव तो लड़ नहीं सकते भोक्ता जी, तो वो खुद शादी करने के लिए तैयार थे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो उनके बेटे ने शायद फिर आपसे शादी की, इस प्रकार की बातें हो रही है मार्केट में। देखिए, ये जो मुझे ताजुब होता है कि उनके जो लोग बोल रहे हैं, उनके घर में भी बेटी होंगी, बीवी होंगी, लेकिन इतनी तुच्छ सोच है उनकी, इतनी गिरी हुई सोच है कि वो इस तरह की एक सभ्य, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है उनके मुंह से भी सुनना। वो एक कहिए कि सोशल इमेज है, और उनको इस तरह का बात करना शोभा बिल्कुल नहीं देता है मेरे ख्याल से। कि अगर कोई नेता, या आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, प्रसिद्ध नेता है, बहुत ही कहिए कि पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, तो आप जैसे बड़े नेता के ज़ुबान से ऐसी शर्मनाक बात शोभा देती है क्या? ये बहुत ही गलत बात है। और रही बात मेरे शादी करने की, अंतर्जातीय विवाह की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा निजी फैसला था, और किसी के भी निजी फैसले में कोई भी, खास करके यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि मेरे निजी मामलों में वो बोले। ये मेरा निजी मामला था, मेरे परिवार का मामला था कि मुझे किससे शादी करनी थी, और मैंने किससे शादी किया, मेरे परिवार खुश है, मैं खुश हूँ, तो किसी बाहर वाले को मेरे निजी मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। और अंतर्जातीय विवाह की जहाँ तक की बात है, तो केंद्र सरकार ही इसे सपोर्ट करती है। आप देखेंगे हर राज्य में अंतर्जातीय विवाह के लिए सरकार प्रेरित करती है, और प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो जब आप ही की सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिस सरकार के आप गठबंधन में हैं, आप ही की सरकार इसे आगे बढ़ा रही है, वही अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट कर रही है, और आप यहाँ आज जाति, बिरादरी, धर्म की बात कर रहे हैं। ये देखिए, किसी भी नेता के लिए, किसी के नेता के मुंह से जाति पाति का बात ही बहुत गलत है, क्योंकि आप नेता हैं, आपके लिए सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक होने चाहिए। आप उस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपके लिए सारी जनता आपके परिवार का हिस्सा है। कोई अलग धर्म, कोई अलग जाति नहीं होनी चाहिए। आप अगर जाति पाति कर रहे हैं, इसका मतलब आप कभी एक अच्छे नेता थे ही नहीं।
आप कभी अपने क्षेत्र के अच्छे के लिए सोचे ही नहीं। आप हमेशा अपने मन में रखे होंगे कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस समुदाय का है। मैं ये नहीं मानती हूँ और इसका सबूत मैंने शादी करके दिया है। मुझे समाज में रहना है। समाज में 2 धर्म होते हैं, 2 जाति होते हैं, पुरुष और नारी। इसके अलावा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। मुझे अच्छा लगा और मैं कहूँ कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मैं माननीय मंत्री जी के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता जी से मैंने शादी करनी चाहिए तो मैंने की। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप होना बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। और जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा से यही किया है, आपकी सरकार ने भी हमेशा से यही किया है, सिर्फ जातिवाद किया है, धर्म की बातें की हैं। धर्म के नाम पर समाज को, समुदाय को, हमारे देश को कहिए कि तोड़ने का काम किया है और आज भी आप भी वही कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि चतरा की जनता देख रही है, जो इंसान आज जातिवाद कर रहा है, आज धर्मवाद कर रहा है, वो कल जीत जाने के बाद क्या क्या नहीं कर सकता है। जाति पाति की राजनीति आप छोड़ें, आप मुद्दों की राजनीति करें, आप मामलों को लाएं, विकास के मुद्दों को लाएं, उस पर राजनीति करें और मुझसे आप डिबेट करें, विकास की बातों पे डिबेट करें। मैं तैयार हूं, पर किसी के पर्सनल लाइफ पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। मैं चुप हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूं। मतलब आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं विकास के मुद्दों पे? बिल्कुल मैं तैयार हूं जी। तो हमारे साथ बात कर रही थी रश्मि प्रकाश जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बातों को रखी। अगर चतरा विधानसभा क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि चतरा विधानसभा सीट से आप इस बार विधायक के रूप में किसे चुनना पसंद करेंगे। बाकी अगर आप झारखंड के किसी कोना से वीडियो देख रहे हैं तो इस बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राज्य में आपको सरकार एनडीए की चाहिए या इंडिया गठबंधन की चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया, धन्यवाद मैम।